यदि गले में जनेऊ रहेगा तो करंट प्राय नहीं आता। साइंटिफिकली बताता हूँ, हमारी जो बॉडी होती है, ये जो हमारे शोल्डर्स है, इससे वेव ऊपर की ओर निकलती है और नीचे की ओर निकलती है। जो हमारा बैकबोन है, बैकबोन से दोनों साइडों में वेव्स निकलती है। ये जनेऊ सूत का बना होता है। ये क्या काम करता है, इन रेज को रिंग बना देता है। और ये जो पॉजिटिव रेज होती है, ये हमारी बॉडी के चारों तरफ रहती है। इससे आदमी हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। इस वीडियो के ख़त्म होने तक मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि यस, जनेऊ पहनने से आपको करंट नहीं लगेगा। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल तरीके से इस बात को प्रूव करूंगा, लेकिन आई होप कि ये एक लुभाव रहेगा आपके लिए, ताकि आप इस वीडियो को अगर आपने ख़त्म किया तो आप वाकई में कल को कोई व्यक्ति बोलता हुआ मिलेगा कि जनेऊ से करंट नहीं लगता है, तो आप ये तो प्रूव करेंगे ही करेंगे कि ये किस तरीके से बेतुकी बात है, लेकिन आप ये भी प्रूव कर पाएंगे कि ये सत्य है, ये प्रूव किया जा सकता है। तो हर धर्म, हर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अपने अपने लोगों को विजिबल मार्कर्स जो है वो देते हैं। शैव परंपरा के अंदर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो त्रिपुंड जो है वो लगाया जाता है कि माथे पे भस्म या विभूति लगाया जाता है, जो 3 आड़ी रेखाएं लगाई जाती हैं, जिनके फिलोसफिकल टेक्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ये जो त्रिपुंड है वो शिव के 3 नेत्र को या 3 गुणों को प्रतीकात्मक रूप से अपने आप को प्रेजेंट करता है। वैष्णव परंपरा के अंदर में अगर आपने देखा होगा कि ऊर्ध्वपुंड जो है वो लगाया जाता है कि यू शेप में, जो कि फिलोसफिकली बोला जाए तो विष्णु के चरण को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग गुरु परंपराओं के प्रतीक तिलक के रूप में अलग अलग हो सकते हैं। किस तरीके के रंग का कपड़ा धारण किया जाएगा, किस तरीके का वस्त्र होगा, ये प्रतीकात्मक रूप से अलग अलग हो सकते हैं। अब इन्हीं में केवल और केवल जो चिन्ह हैं वो केवल और केवल तिलक के फॉर्म में नहीं होते हैं। एक खास रंग का कपड़ा, या फिर इस्लाम में देखें तो टोपी, या इस्लाम में देखें तो दाढ़ी, या टखने से ऊपर पजामा, या फिर सिखिज़्म में आप देखें तो वही केश, कृपाण, कड़ा जो आप जानते हैं, तो ये चिन्ह है केवल और केवल। इनकी अपनी इतनी खूबसूरत महत्ता है कि इस तरीके का बचकाना बयान दे करके कि जनेऊ पहन लेने से आपको करंट नहीं लगेगा, ये इन आइडियाज़ की जो है वो निंदा कर रहे हैं आप। बेसिकली मैं कहूँगा कि अपमान ही कर रहे हैं। इतने खूबसूरत जो आइडियाज़ हैं, ये सभी चिन्ह जो हमने अभी भी डिस्कस किए, वो टोपी हो, तिलक हो, जनेऊ हो, ख़ास तरीके के कपड़े हों, ख़ास रंग के कपड़े हों, ये सब देखने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन ये काम एक ही करते हैं। ये देखते ही बता देते हैं कि ये व्यक्ति किस ग्रुप से, किस कोड से, किस डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी में इसको कहा जाता है रिलीजियस बैजेस या फिर हार्ड टू फेक मार्कर्स। ऐसे निशान जो केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि आपकी मेंबरशिप का ऐलान करते हैं। ये जो चिन्ह हैं, इनको समझने का जो सबसे क्लोजेस्ट साइंटिफिक तरीका है वो है सिग्नलिंग थ्योरी। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं रिचर्ड सोसेस, उन्होंने इसे नाम दिया है कॉस्टली सिग्नलिंग थ्योरी ऑफ रिलीजन। ये कॉस्टली सिग्नल की थ्योरी कहती है कि भाई धार्मिक चिन्ह, रिलीजन्स या टबूज, ये सारे के सारे असल में कॉस्टली सिग्नल है, यानी कि एक ऐसा संकेत जिन्हें नकली दिखाना महंगा या मुश्किल हो, इसलिए वो भरोसेमंद का या एक ऑनेस्ट सिग्नल बन जाते हैं। जब कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना माथे पर तिलक या जनेऊ या टोपी या पगड़ी पहनता है, तो ये वो व्यक्ति समाज को बता रहा है कि मैं इस कोड के प्रति कमिटेड हूँ, और यही कमिटमेंट उस ग्रुप के अंदर में ट्रस्ट को और कॉरपोरेशन को, दोनों को बढ़ाता है। सोसिस भाई साहब ने 19वीं सदी के अंदर में अमेरिका के अंदर में जो कम्यून्स होते हैं उस पर एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि वो कम्यून्स, वो संप्रदाय, वो समुदाय या वो धार्मिक समुदाय जो ज़्यादा कॉस्टली सिग्नल की मांग करते हैं, वो कम्यून को अगर जब कंपेयर किया जाए एक सेक्युलर कम्यून से, तो ये कम्यून जो ज़्यादा कॉस्टली सिग्नल की मांग कर रहे थे वो कई गुना ज़्यादा लंबे चलते हैं। ये लोग अपने समुदाय के प्रति ज़्यादा सरेंडर हो पाते हैं। तो यानी कि चिन्हों की और कर्म कांडों की अपनी एक इवोल्यूशनरी उपयोगिता है। चिन्ह का अगर सबसे पावरफुल असर समझा जाए तो वो ये है कि वो किसी व्यक्ति को अकेले इंडिविजुअलिज्म से निकालकर उसको ग्रुप का एक प्रतिनिधि बना देता है। जैसे ही इस व्यक्ति को आप देखते हैं तो तुरंत व्यक्ति के साथ आप ये पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति किस परंपरा से बिलोंग करता है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का काम इसका खुद का काम नहीं रहता है, ये पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस व्यक्ति से पूरे समुदाय की रेपुटेशन जो है वो जुड़ी हुई है। सोशल साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी बेस्ड अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि जब पहचान आपकी सार्वजनिक हो जाए तो गलत काम
समाज में करने की जो सामाजिक कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई अनोनिमस बंदा कोई गलत काम करे, पता चल जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति एक खास कपड़ों में, खास पगड़ी के साथ या खास टोपी के साथ, दाढ़ी के साथ, जनेऊ के साथ काम करता है तो तुरंत उसके परंपरा पर भी आक्षेप तुरंत लग जाता है, और इससे व्यक्ति के डिटरेंस की जो संभावना है थोड़ी कम हो जाती है। और ये केवल और केवल रिलीजियस ग्रुप्स पे एप्लीकेबल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आर्मी की यूनिफॉर्म में है, कोई व्यक्ति डॉक्टर की यूनिफॉर्म में स्टेथोस्कोप लगा करके है, या एप्रन पहन करके व्यक्ति कोई है, तो ऐसे चिन्ह देख करके समाज की ऐसे व्यक्तियों से जो अपेक्षा है, सामाजिक बिहेवियर की जो एक अपेक्षा है वो बदल जाती है बिल्कुल। और न तो केवल समाज की अपेक्षा बदल जाती है, इस व्यक्ति की खुद के लिए भी जो अपेक्षा है वो बदल जाती है। ये व्यक्ति सेल्फ सोशल मॉनिटरिंग कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि हम प्योर थ्योरेटिकल नज़रिए से बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर में ऐसे सिग्नल्स का फ़ायदा उठाने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, यू नो इट। बट अगर आज हम केवल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कशन कर रहे हैं, तो चिन्ह केवल और केवल दूसरे को दिखाने वाली बात नहीं है। चिन्ह खुद पहनने वाले के दिमाग में भी लगातार एक रिमाइंडर की तरह काम करता रहता है। ये रिमाइंडर आपको सेल्फ रेगुलेशन पर भी हेल्प करता है। ये रिमाइंडर बार बार आपके अंदरूनी जो संकल्प आपने लिए थे उसको आपको याद कराता रहता है। और केवल इनमें नहीं कि अगर आम दुनिया के अंदर में भी साइकोलॉजिस्ट कभी किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं कि कुछ सर बता दो कि, तो उसके हाथ पे से बैंड वगैरह बांध दिया जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति दारू उठाएगा तो हाथ से उठाएगा, और उसको बैंड देखते ही याद आएगा कि वो उसका चिन्ह है याद करने के लिए कि मुझे क्या काम नहीं करना है। अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसको तुरंत याद आएगा। अगर कोई व्यक्ति यज्ञोपवीत होने के बाद उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अगर वो ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पर वो व्यक्ति किसी के साथ संबंध बना सकता है, तो सबसे पहले कपड़े उतारते ही उसका हाथ उसके जनेऊ पे पड़ेगा। व्यक्ति आगे क्या करता है नहीं करता है, लेकिन दिमाग में एकदम से उसके ट्रिगर जागेगा कि नहीं ये काम नहीं करना है। वो करता है कि नहीं करता है वो सेकेंडरी बात है, बट दिस कैन एक्ट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी रिमाइंडर। तो ये है जनेऊ का सही मायने में असली समझ में आने वाला फंक्शन, कि किस तरीके से जब जनेऊ धारण किया जा रहा होता है तो उसको उपनयन संस्कार कहा जाता है। उपनयन, उप मतलब के पास आना, नज़दीक आना, नयन के, कि आप 2 बार, ये सारे के सारे फिलोसॉफिकल टेक्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन जो मुझे अच्छी लगी वो मैं साझा कर रहा हूँ, कि बच्चे का जन्म 2 बार हो रहा है। एक बार माता से उसका जन्म हो रहा है, दूसरा बार जो जन्म है वो गुरु के ज़रिए उसका जन्म होता है। तो गुरु का भी शब्द यही है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, गुरु। और उपनयन संस्कार के अंदर में आप नयनों के करीब आ रहे हैं, अपने गुरु के नयनों के करीब आ रहे हैं। आप उसके देख रेख में जो भी सीखेंगे, और उसके अंतर्गत आपका यज्ञोपवीत होता है, जिसके अंदर में आपका जनेऊ दिया जा रहा है, जो अब आपके लिए रिमाइंडर की तरह काम करेगा डिसिप्लिन के नज़रिए से लॉन्ग टर्म के अंदर में। तो जो अपने आप में इतना बेहतरीन रिमाइंडर है या इतना बढ़िया फिलोसॉफिकल टेक रखता है, उसको ज़बरदस्ती क्यों ही आपने अपमानित किया ये कह करके कि जिन लोगों ने जनेऊ पहना होता है उनको करंट नहीं लगता है। क्या ये आइडियाज़ अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे कि वो आपके किसी खतरनाक से करंट को नहीं रोकता है, लेकिन आपके कॉन्शियंस को ठोकर मारता है, आपका मॉरल ट्रिगर है वो? कितना खूबसूरत आइडिया है। तो उसका सिंबॉलिक, पारंपरिक, डिसिप्लिनरी आइडियाज़ ख़त्म कर दिए गए। और ऐसे में प्रॉब्लम यह है कि न तो आप इस तरीके के बयानबाजी से, न तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बचते हैं, ना ही आप आध्यात्मिक वाले बचते हैं। दोनों वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड हो जाता है। और कम से कम ऐसी मेरी सलाह है कि अगर जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके का बयान दे तो उसे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो 2 सेकंड में टेस्ट हो जाए। क्या है कि ये बयान के जनेऊ से करंट नहीं लगता है, 1 सेकंड में जो क्लेम जो है ये बहुत प्यारे तरीके से इस क्लेम को जांचा जा सकता है, और आप तुरंत आप गलत साबित हो जाएंगे। तो आपके जनेऊ की जो आपके लिहाज से जो इतना अच्छा फिलोसॉफिकल टेक था वो भी संदिग्ध नज़रों से लोग उसे देखने लगेंगे कि यार ये भी बात गलत होगी, फिर तो ये फालतू में पागल ही बना रहे हैं हमें लग रहा है। तो जब भी खतरनाक क्लेम करना हो तो फॉल्सिफाइबल क्लेम ना करें ऐसा करें कि ये आपकी ऊर्जा बढ़ा देता है तो ये अब इसका क्या करें, अब इसको कैसे डिस्प्रूव करें? लेकिन करंट नहीं लगता है किसी व्यक्ति को तो 2 सेकंड में पता लग जाएगा ना, छोटा सा हल्का सा करंट लगा करके देख लेंगे। तो जो आस्था, अनुशासन का जो प्रतीक है उसको वहीं रहने दें, जो साइंस का है आइडियाज़ हैं वो उसको वहाँ रहने दें। अब ये था इसका सोशियो पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। अब चलते हैं उसके असल उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जिसके ज़रिए मैं आपको लेकर के जाऊंगा और ये प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे कि यस इंडीड इट इज़ पॉसिबल कि वो आपके
करंट को रोक देता है। सबसे पहला आइडिया तो यही कि अगर कोई व्यक्ति किसी जनेऊ के पहनने से अगर करंट रुकता होता तो सबसे पहले व्यक्ति ही जीवित ना रहता, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जैविक है, बायो वाली है, तो हम उसको बायो इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। हमारा ब्रेन, हमारी सारी मांसपेशियाँ, हमारा दिल, ये सब का सब इलेक्ट्रिसिटी पर ही एक तरीके से चलता है, जिसको हम बायोलॉजी के अंदर में जब आप पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल, यानी कि सेल का जो कवरिंग है उसके आसपास आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो सोडियम और पोटेशियम की ऊपर नीचे इस तरीके से होती है कि आपकी बहुत छोटी छोटी विद्युत तरंगे पैदा होती हैं। अब आप कहेंगे कि हम क्यों मान लें, इसको मापा जा सकता है क्या? तो बिल्कुल मापा जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें कि दिल क्या है आपका, दिल को जब आप कराने जाते हैं दिल का टेस्ट, तो ईसीजी आप कराने जाते हैं, तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्योंकि दिल का दूसरा नाम कार्डियो शब्द से हम संबोधित करते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ब्रेन, जिस तरीके से दिल को कार्डियो शब्द से संबोधित किया जाता है, ब्रेन को एंसेफेलॉन नाम से संबोधित किया जाता है, तो आपका ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ये भी आपका हो गया। और यहाँ तक कि आपके मांसपेशियां भी हम इलेक्ट्रोड डाल करके चेक करते हैं कि ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आपको याद हो कि बचपन में, वैसे आजकल तो ये नहीं होता है, बचपन में फ्रॉग पर या चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और आप उसकी मांसपेशियों में इलेक्ट्रोड लगाते थे, और इलेक्ट्रोड लगाने से जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देते थे तो मरे हुए मेंढक की जो है पाँव चला करता था। और यहाँ तक कि वो जो कहानियाँ हैं आपको याद हो कि तो वहाँ से ये आइडिया प्रचलित हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी ही वो चीज़ है जिससे कि प्राण एग्जिस्टेंस में आते हैं। और अगर जो डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन्स का जो मॉन्स्टर है, जब वो बहुत अलग अलग जीवों के हाथ पांव लेकर के जोड़ देते हैं, जब उसमें प्राण फूकने होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि वो इलेक्ट्रिसिटी ही है, क्योंकि जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो मेंढक का पैर हिल गया, तो इलेक्ट्रिसिटी से हिलता है। तो हम फंडामेंटल लेवल पर ये डिस्कशन करे चले जा रहे हैं कि किस तरीके से कि आपका नर्व, न्यूरॉन, हार्ट, मसल, सेल, इन सब का दूसरा नाम है कि ये सारी सेल्स कहलाती हैं एक्साइटेबल सेल्स, कि इलेक्ट्रिसिटी से एक्साइट हो सकती हैं ये। यहाँ तक कि जब हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, कि -90 मिली वोल्ट है, कि -60 मिली वोल्ट है। ये शब्दावली भी इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब करंट, मतलब जनेऊ से करंट को शरीर से दूर रखना तो इतनी दूर की बात है, शरीर खुद एक चलती फिरती इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो अगर शरीर के अंदर की बिजली बंद हुई तो जीवन भी उसी के साथ बंद हो जाएगा। दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की समस्या भारत में कितने लोगों को है? समझिए कि दिल के अंदर में जब आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ठीक नहीं चलती है तो दिल का एक खुद ब खुद एक नेचुरल पेसमेकर होता है। दिल को धड़कने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाहिए होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है एक गुच्छा होता है सेल्स का, वहाँ से आती है। इस गुच्छे को SA नोड कहते हैं, साइनो-एट्रियल नोड, जो बिल्कुल रिदमिक फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देता है, तो दिल धड़कता रहता है। अगर ये ठीक से सिग्नल न दे तो रिदम बिगड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? एरिदमिया हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति को कार्डियक एरिदमिया हो गया। यहाँ तक कि लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात नहीं होती है। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, और उसके ऑपोजिट में अगर हार्ट अटैक की बात करें तो जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी आप कह सकते हैं, ये एक प्लमिंग की प्रॉब्लम है। मतलब मेरे दिल को रक्त प्रोवाइड करने के लिए एक ब्लड वेसल्स होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें जब किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कह रहे हैं हार्ट अटैक। लेकिन अगर बिजली में कोई समस्या आ गई है तो उसे हम कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक एक सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। और जब कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है तो SA नोड से आ रही है, तो इसको ठीक करने के लिए भी हम जो लगाते हैं वो नकली बैटरी लगा करके एक लोहे का तो मैं कह रहा हूँ, मतलब कि एक मेटल का एक उपकरण, एक इक्विपमेंट, ये मेरी स्किन के नीचे रख दिया जाता है इतना मोटा, जो यहाँ से तार जाता है मेरे दिल तक, जो मेरे दिल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रेगुलर इंटरवल पर प्रोवाइड करता रहता है, ताकि मेरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ठीक से चल सके, मेरा दिल ठीक से चल सके। और सोचिए कि इसको बंद करवा रहे थे हमारे महाराज जी कि अगर आपने जनेऊ पहन लिया तो ये सब भी तो बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल, ये भी तो शॉक नहीं लगेंगे आपको, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी।
तो हमने जाना कि दिल भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी से ही ठीक किया। बस केवल और केवल दिल नहीं। आइए दिमाग की बात करते हैं, मांसपेशियों की बात करते हैं। तो दिमाग और मांसपेशी भी विद्युत संकेतों पर ही चलती हैं, हम इन्हें भी मापते हैं। जैसे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नापने वाले टेस्ट को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इंसेफेलॉन से आ रहा है जिसका मतलब है दिमाग, ग्राम मतलब कि लिखना, टेलीग्राम, लिथोग्राम, फोटोग्राफी। तो ग्राफ और ग्राम कभी और डिस्कस करेंगे, ग्राफ और ग्राम का अंतर अभी छोड़ देते हैं। तो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रोमायोग्राम। तो ये सारे टेस्ट इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम चलती फिरती बिजली की मशीन है भाई। तो कोई धागा अगर बिजली के झटकों को रोक सकता होता तो सबसे पहले हम खत्म हो जाते। तो बोले आप तो बोले थे बताएंगे कि रोक देता है, तो नहीं रोक रहा है। फिलोसॉफिकल टेक। याद है हमने डिस्कस किया था कि ये एक मॉरल सिग्नल की तरह काम करता है, एक झटके की तरह काम करता है, आपको चीज़ों को याद दिलाता है। तो जैसे ही अगर आप किसी आवेग में बढ़ते हुए, क्योंकि हर एक चीज़ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो सोचिए कि एक खास तरीके की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में चल रही थी कि आपको अभी संभोग करने के लिए मिलेगा, कपड़े उतार रहे हैं। कपड़े जैसे ही उतारे और जैसे ही हाथ लगा आपके जनेऊ पे, तुरंत ब्रेन एकदम से नई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी निकालेगा, जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कम करेगा, दूसरी ब्रेन के एक पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कम करेगा, मेरे लिम्बिक सिस्टम में एक्टिविटी को कम करेगा। क्योंकि जब आप आवेग में थे, जब आप संभोग करना चाह रहे थे, तो लिम्बिक सिस्टम में बहुत तगड़े से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही थी। तो एकदम से जो जनेऊ पे हाथ लगाने से तुरंत आपके लिम्बिक सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होगी, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ पे आप विचार कर सकते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस नज़रिए से घुमा करके ये बात बोली जा सकती है कि हाँ यार, जनेऊ ने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम कर दी, मतलब झटका नहीं लगने दिया आपको। मगर वही फिलोसॉफिकल टेक है ताकि उसकी खूबसूरती को समझा जा सके। यहाँ तक कि जब हम किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ते हैं, समझ रहे हैं आप, कि हम अगर इन महाराज जी का अगर मुझे झूठ पकड़ना होगा तो मैं इनके शरीर की इलेक्ट्रिसिटी से ही पकड़ूंगा। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो हम तब भी अपने शरीर की बिजली ही नापते हैं। जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जिसको हम लाई डिटेक्टर कहते हैं, उसके अंदर में जो कई सारे टेस्ट हम करते हैं, उसमें से एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं कि गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, GSR। इसके अलावा हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, कि मेरी स्किन पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है। तो अगर किसी व्यक्ति को पता है कि वो झूठ बोल रहा है तो उसके शरीर में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है, थोड़ा सा अलग तरीके से। जैसे झूठ बोलने में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के सिग्नल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यू कॉन्स्टेंटली नीड्स टू कम अप विद अ न्यू स्टोरी लाइन, या झटका लग सकता है आपको तो आपके जो स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो भी चेंज हो सकती है। तो हम किसी भी बाबा के झूठ पकड़ने के लिए भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोच के देखिए कितना खतरनाक बात। तो इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी या फिर स्किन कंडक्टेंस को जो हम नापते हैं वो बदलता है जब व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, तनाव महसूस कर रहा हो, डरा हुआ हो। डरी हुई स्थिति में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला, आपके जो एक्राइन ग्लैंड्स हैं, पसीने वाले जो ग्लैंड्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। तभी तो मुझे झूठ बोलते में वाट लगती है जब पसीने आ रहे होते हैं आपको, तो वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के जरिए नापा जा सकता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है कि भैया जनेऊ, तिलक, त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड्र, टोपी, केश, कड़ा, ये सभी चीज़ें सम्मानजनक हैं, किसी भी सामाजिक पहचान को बताती हैं, लोगों का आत्म अनुशासन और जवाबदेही को तय करती हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी भौतिक चमत्कार नहीं है। सर से लेकर के पैर तक हमारा पूरा शरीर एक बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अब ये पर्टिकुलर आज का वीडियो का तीसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें वो सबसे खतरनाक रिसर्च जो चल रही है इलेक्ट्रिसिटी, बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, उनके कुछ उदाहरण जो हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस तरीके की स्टेटमेंट देने से इस तरीके के आइडियाज़ के चंगुल से न निकले जो बाबा लोग देते हैं, तो आप ऐसी दुनिया ना देख पाएंगे जो अभी मैं आपको अगले 5 एग्जाम्पल्स में दिखाने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एंड दैट इज़ मेटा का पेपर आया था जिसका नाम था ब्रेन टू QWERTY। QWERTY वो पहले अक्षर हैं जो आपके उस पर लिखते हैं आप QWERTY,
जिसके अंदर में जब आप कुछ सोचते हैं या कुछ टाइप करने की तैयारी करते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले बिजली के छोटे छोटे संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स छोड़ता है। ECG, MEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, मैग्नेटोइंसेफेलोग्राम, उस ब्रेन से कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कुछ मैग्नेटिक एक्टिविटी निकलती है। मशीन इन सिग्नल्स को पकड़ सकती है, सेंस कर सकती है और इन संकेतों को AI के ज़रिए चीर-फाड़ करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो लिख रहा था व्यक्ति वो क्या लिख रहा था। मतलब कि इधर से आप लिख रहे हैं, इधर से मैंने सर पे एक इक्विपमेंट लगाया हुआ है, ये इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैग्नेटिक एक्टिविटी जांचता है और बता सकता है कि ये व्यक्ति क्या लिख रहा है। निटी-ग्रिटीज़ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। इसके बाद एप्पल का एयरपॉड EEG पेटेंट। जो ईयरपॉड है, जो कान के अंदर जो हम एयरपॉड लगाते हैं, वो कान जो है वो हमारे दिमाग के बहुत पास है। इसलिए एप्पल ने एक बढ़िया प्लान बनाया कि ईयरबड्स के अंदर में छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल या बिजली को पढ़ने वाले सेंसर होते हैं जो कि मेरे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मेरी मांसपेशियों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मेरे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इन सब को देख करके, यहाँ तक कि मेरी आँखों के मांसपेशियों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इन सब को मिला करके अच्छे से पढ़ के समझ करके ये बता सकता है कि ये व्यक्ति इस वक्त पढ़ रहा है, ये इस वक्त क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इस वक्त काम फील कर रहा है, तनाव में है या फिर इसको हार्ट अटैक आने वाला है। ये सारा केवल और केवल आपके ईयरबड से पता लगाया जा सकता है। तीसरा, न्यूरालिंक, जो कि डेफिनेशंस लिख रहा है। हमारे लोग जो अंधे हैं उनकी आँखों में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के ठीक से ना होने की वजह से वहाँ पे चिप लगा दी, जो कि अब लाइट से इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर सकती, क्योंकि उनका दिमाग सही था, केवल रेटिना ख़राब था। तो अब वो लोग उस चीज़ को सही कर दिए हैं। जिन लोगों के ब्रेन में न्यूरॉन में प्रॉब्लम थी, वहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं जो कि न्यूरॉन की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बेसिस पर काम करते हैं। MIT का ऑल्टर ईगो व्यक्ति ने डिवाइस बनाया है जो यहाँ पर लगा हुआ है, केवल और केवल वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। बोलने का मतलब है मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ले लेता है मशीन, जो समझ पाता है कि व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा था। वो मशीन लगी हुई है सीधे इंटरनेट से, वहाँ से आंसर आता है। इस व्यक्ति को कंडक्शन के ज़रिए ही आंसर मिलता है और ये व्यक्ति बता सकता है। आजकल दूसरी कंपनी वाले भी इन ईयर बड्स ऐसे निकाल रहे हैं कि अगर आपके लगे हुए हैं तो वो क्लिनिकल थेरेपी स्टडी को लेकर के हैं, जो बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को सीजर तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बदल जाती है और किसी और व्यक्ति को पता चल जाएगा आपके घर पे कि हाँ मेरे बच्चे को सीजर आया है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप यहाँ फंसे रहना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट सुन करके या इसके मिलते जुलते स्टेटमेंट सुन करके कि नहीं जनेऊ से तो आपका जो है वो बिजली का झटका नहीं लगता है। हमने उसी चीज़ को एंकर बना करके दुनिया जहान की चीज़ें समझने की कोशिश की। बीच बीच में आपके फ्लैशेस आए थे। अगर आपको लगता है कि अगर आप मेंबरशिप लेकर के या इस तरीके से पेमेंट करके किसी भी तरीके से डबल थैंक यू मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, किसी बात को एंकर बना करके फिर से कुछ सीखने की दिशा में निकलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।